यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वॉइस आ रही है क्या आपके पास? यार क्या करें, भाग दौड़ इतनी हो जाती है ना करते 10 मिनट ऊपर निकल ही गया भाग दौड़ में। सुबह से शाम तक पता ही नहीं पड़ता कि प्रयास तो यही था कि अपन क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर लेंगे 8 बजे, लेकिन कल से और जल्दी 8 बजे इसका करेंगे सॉल्यूशन की, जल्दी 8 बजे ही स्टार्ट हो जाए। सबसे बड़ी बात जो भी हमें करनी है आपके साथ में आज की इस क्लास में, फटाफट आप जुड़िए, इसको शेयर करिए कि इसको लेकर के चल रहे हैं। देखिए भाई, ऐसे कोई विद्यार्थी आप में से जुड़े हुए हैं, आपको मैं स्पष्ट बता देता हूं पहले ही, इस पूरे बैच में ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनको ये लगता है कि हमने हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो हिस्ट्री के साथ ये बैच किसी को फ्री नहीं दिया आज तक। आप सब लोग जानते हो ना, आप सब लोगों ने इसकी फी अलग से पे की है। आज सेकंड डेमो है, 5 डेज इस पर डेमो क्लास रहेगी। 5 डेज डेमो के बाद में हम लोग इसको क्या कर देंगे, लॉक्ड कर देंगे और इसकी फीस बढ़ा देंगे। वो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर कई सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये चीज है कि सर हमने अभी अभी नया कोर्स लिया है, हम लोगों को ये कोर्स शुरू से जिस दिन से लॉन्च हुआ था बच्चों को पता था, क्योंकि अकेले इस कोर्स के 5-5 हजार रुपए फीस ले रहे हैं टीचर्स। तो मैं तो बहुत आराम से आपको 500 रुपए में करवा रहा हूँ। कितनी सी बड़ी बात है, सारे एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। और मैंने पहले तो ये आप लोगों को कितने में दिया, 300 रुपए में दिया है सब बच्चों को। आप डाल दो ग्रुप में अपने बच्चों के लिए, 5 दिन के लिए फ्री है, कोई बात नहीं। हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा उसके बारे में डिस्कस कर लिया था, और टाइम अब बातों में नहीं लगाएंगे हम। ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण में किस राजा के नाम का उल्लेख मिलता है जिन्होंने इंद्र महाभिषेक के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ करवाया था? ठीक है, ऐसा कौन सा राजा था जिसने इंद्र महाअभिषेक करवाया और अश्वमेध यज्ञ करवाया? ठीक है, तो यहां पे आप लोग देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में एक पर नाम का राजा था। कौन था? पर नाम का राजा था। अब आप लोग तो ढूंढ रहे होंगे इनमें से होगा, लेकिन इनमें से नहीं होगा। सुनिएगा कहानी क्या थी इसकी। ऐत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण दोनों में पर राजा के नाम का उल्लेख मिलता है जिन्होंने इंद्र महाभिषेक के साथ साथ क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, इन दोनों ग्रंथों में एक राजा का नाम मिलता है हमें, ठीक है। इस राजा का नाम क्या है? पर नाम के राजा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इस राजा ने क्या किया था? इस राजा ने इंद्र महाभिषेक और इस राजा ने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। अब आपके दिमाग में ये बात होगी कि सर ये पर नाम का जो राजा है वो कौन है, कहां है, कैसे है। भाई मेरी बात सुनो, दिनेश जी मैं पढ़ा लूं पहले। फर्स्ट पेपर सारा फ्री है, कंटेंट में जाके देखना, नीचे 120 वीडियोस पड़े हुए हैं। रात को कोर्स लिया, पूरी रात तुमने पढ़ा नहीं होगा, उसको बिना देखे सवाल जवाब कर दिया आते ही सुबह सुबह। तो फर्स्ट पेपर सारे बच्चों को जो फ्री दिया है वो दिया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली क्लास है, ये किसी को ही फ्री नहीं है, ये कोर्स के साथ नहीं थी। इस बात को अभी यहीं क्लोज करो और पढ़ने पे ध्यान दो। 4 दिन मैं पढ़ा रहा हूं, आपको अच्छा लगता है कि इसमें पढ़ना है तो ठीक है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधे घंटे का यार टाइम मिलता है, उसको आप लोग बातों में ऐसे निकाल दोगे तो कैसे कहानी होगी। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल पे अपन बात करेंगे। राजा पर जो है वो कौशल महाजनपद के एक प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है। ये कौन थे? कौशल महाजनपद के राजा थे। अब हम बात करते हैं किसकी? राजा पर की। दोस्तों राजा पर कहां का राजा था? ये कौशल महाजनपद का राजा था। तो एंसेंट में ये सारा पार्ट इस बार बहुत डीपली लेकर के चलने वाले हैं अपन लोग। तो कौशल महाजनपद का ये क्या हुआ करता था? राजा हुआ करता था। कौन? पर। अब इन्होंने जब अपने राज्य का विस्तार किया था, यानी कौशल महाजनपद का जब विस्तार किया था, तो वो इन्होंने उत्तर में नेपाल तक विस्तार किया था
और दक्षिण में एक जगह पड़ती है सर्पिका, सिंधिका या सई नदी, सर्पिका, सिंधिका या सई नदी, इन्होंने वो किया हुआ था। तो कौशल महाजनपद में इन्होंने क्या किया, अपना राज्य विस्तार किया था। और इनका राज्य विस्तार कहां था, उत्तर में नेपाल से लेकर के, और इनका राज्य विस्तार दक्षिण की तरफ जो है वो सर्पिका या सिंधिका, सर्पिका, सिंधिका या सई, ये एक नदी हुआ है, ठीक है। इस नदी तक जो है इनका राज्य विस्तार हुआ करता था, ठीक है। इनका राज्य विस्तार कहां था, उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में सिंधिका तक। अब कहानी क्या थी इसको सुनिएगा। इसका जो राज्य विस्तार है उत्तर में यहां से यहां तक फैला हुआ था। पश्चिम में इसके राज्य विस्तार की बात करें तो गोमती नदी से लेकर के था, ठीक है। इनके राज्य विस्तार को अगर हम पश्चिम में काउंट करें तो यहां पे गोमती नदी थी, ठीक है, गोमती से लेकर के। और इधर पूर्व में आपको याद है आर्यों का निवास स्थान गंडक नदी, तो ये गोमती से लेकर के गंडक नदी तक इनका क्या था, राज्य विस्तार था। ऐसे महाजनपदों में 16 महाजनपदों में एक ऐसे राजा हुए थे कौशल के जिनका नाम हुआ करता था पर। अब सुनिएगा, राजा पर का ही उल्लेख हमें कहां मिला, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इनके द्वारा इंद्र महाभिषेक और क्या करवाया गया था, आपका इंद्र महाभिषेक और अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। महात्मा बुद्ध के पूर्व ही कंस नामक एक शासक ने काशी राज्य को जीत लिया था। किसको जीता था, महात्मा बुद्ध से पूर्व कंस नाम का एक शासक था जिसने काशी राज्य को जीता था। और जातक ग्रंथों पे जब हम लोग डिटेल में बात करते हैं तो वाराणसी ग्राहो कहा गया है। किसको, कंस को। कंस को जातक ग्रंथों में वाराणसी ग्राहो कहा गया है। और कंस कौशल राज्य का ही एक राजा हुआ करता था और कंस के जो पुत्र थे वो महाकौशल हुआ करते थे। तो इसमें ये 2-3 चीजें और रखनी है। तो इस कौशल का ही महात्मा बुद्ध से पूर्व, अब ये पर राजा तो क्या है, महाजनपद काल का है। तो महात्मा बुद्ध से पूर्व अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध से पूर्व हमें इसमें कौन मिलता था, राजा कंस का उल्लेख मिलता है। इस राजा कंस को क्या कहा गया है, इसको वाराणसी ग्राहो कहा गया है, वाराणसी ग्राहो। और इसको वाराणसी ग्राहो किसमें कहा गया है, इसको जातक ग्रंथों में यह उपाधि दी गई है। जातक ग्रंथों में इसको वाराणसी उपाधि दी गई है, वाराणसी ग्राहो। ये क्या था, ये कौशल का एक महान राजा था। ये राजा कहां का था, ये कंस, ये भी कौशल का महान राजा था। ये कौशल महाजनपद का महान राजा था, लेकिन कब का, और इस राजा के जो पुत्र थे वो महाकौशल कहलाए थे, ठीक है। इसके जो पुत्र थे वो महाकौशल कहलाए थे। इसके पुत्र महाकौशल कहलाए। बाकी मैंने आपको बताया था इसमें यहां पर कि इसमें दोनों ग्रंथों में हमें उल्लेख मिलता है कि इसने इंद्र महाभिषेक और अश्वमेध यज्ञ करवाया था। हम क्या करते हैं, जब महाजनपद पढ़ना होता है ना तो उस टाइम पे वैसे डिटेल में जल्दी जल्दी ये पढ़ लेते हैं कि मैप में महाजनपदों की पोजीशन कौन सी है। मेन मगध के उत्कर्ष पे हम लोग ज्यादा जोर दे देते हैं, इन गणराज्यों की डिटेल नहीं पढ़ते, कौन व्यक्ति था, कैसे व्यक्ति था, कैसे शासन चलता था, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, इस पे हम लोग ध्यान ही देते थे। अब हमारे ऑप्शन में बिंबिसार, बिंदुसार और अशोक 3 व्यक्तियों की बातें और मिलती हैं। तो इन पे अगर हम बातें करें तो बिंबिसार को आपको पता है कि बिंबिसार के लिए क्या आपको याद रखना है। देखिए, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। आप लोग इसको जानते हैं, इसकी टाइमिंग लगभग 544 बीसी से स्टार्ट होती है और 493 बीसी तक जाती है। कितना, 544 बीसी से लेकर के और 493 बीसी तक जाती है, ये इनकी टाइमिंग थी। अब हर्यक वंश में इनका पुत्र अजातशत्रु हुआ था। इससे पहले की जो घटनाएं हैं वो ये सारी घटनाएं थी, क्योंकि कंस राजा महात्मा बुद्ध से पूर्व हुआ है, जिसकी उपाधि क्या थी, वाराणसी ग्राहो, और कहां मिलती है, जातक ग्रंथों में। दूसरा राजा था क्या, बिंदुसार। बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ करता था।
ठीक है, बिंदुसार। सेकंड ऑप्शन था आपका बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अब बिंदुसार के बारे में एक दो चीजें जो याद रखनी है, क्योंकि बिंदुसार जब आप मौर्य काल में पढ़ोगे तो ज्यादा डिटेल आ जाएगी। जैन परंपरा के आधार पे बात करें तो ये दुर्धरा का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा का पुत्र था। ठीक है, अब कहानी क्या थी, इसकी मां का नाम कौन था? दुर्धरा। अब ये थोड़ा सा विवादित जो पॉइंट बनता है तो अपन लिखाएंगे इसको। इसकी मां का नाम था दुर्धरा। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं इतिहास में। यूनानी नरेश जो सेल्यूकस था उसकी पुत्री हेलेना का पुत्र भी बताते हैं इसको कुछ लोग। किसके लिए आधार पे बताते हैं? भविष्य पुराण के आधार पे। तो इसी को भविष्य पुराण के आधार पर क्या बताया गया है ये नोट करना है। भविष्य पुराण के आधार पर ये किसका पुत्र था? इसकी जो मां है वो हेलेना थी। इसकी हेलेना क्या थी? इसकी मां थी। तो ये दो तीन बातें याद रखनी है। बाकी इसके बाद अगर हम बातें करें इस पे तो फिर कौन बचा? अशोक बचा। अशोक का आपके पता ही है आपको, अशोक की मां का नाम क्या था? अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र था। इसके पिता कौन थे? बिंदुसार। ठीक है, और इसकी मां का नाम क्या था? सुभद्रांगी। इसकी मां का नाम क्या था? सुभद्रांगी। सम्राट अशोक की ख्याति बहुत सारी चीजों पर है, जब आप इनको पढ़ते हो तो डिटेल में आ जाएंगी। इनकी मां जो है, इनसे कई बार एक क्वेश्चन बढ़िया ये बनता है। ठीक है, सुभद्रांगी ये जो है महिला, वो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री हुआ करती थी। बाकी अशोक के टाइम पे डिटेल्स पढ़ेंगे आगे। राजपुरा और द्वारका नगर निम्नलिखित में से किस में, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में पूछा था ये क्वेश्चंस, किस क्षेत्र में स्थित हुआ करते थे? राजपुरा की बात करेंगे और द्वारिका की बात करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों ने उस दिन भी आंसर बताया था कि कंबोज में पढ़ेंगे ये। राजपुरा और द्वारका कहां पढ़ेंगे? कंबोज में। आधुनिक वर्तमान में स्थित हम बात करें किसका? कंबोज जो राज्य है उसका उल्लेख कहां मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, कंबोज राज्य उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, अब आधुनिक अगर ये कंबोज कहां पड़ेगा वर्तमान में, तो दक्षिणी पश्चिमी जो कश्मीर है, या फिर जो हम लोग एक शब्द कहते हैं कि हिंदू कुश पर्वत से लेकर के और काबुल तक का क्षेत्र, इसको काफिरिस्तान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? काफिरिस्तान के नाम से। तो कंबोज राज्य की अगर बातें करें तो कंबोज वर्तमान की अगर स्थिति को काउंट करते हैं तो वर्तमान में क्या मिलता है? दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, क्या मिलता है? दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर। ठीक है, दक्षिणी कश्मीर पश्चिमी कश्मीर का जो इलाका है, और एक शब्द आता है काफिरिस्तान। काफिरिस्तान क्या था? काफिरिस्तान क्या था? तो काफिरिस्तान पे बातें करें। काफिरिस्तान हुआ करता था कपिशा, इसको कपिशा भी कहते थे। जो प्राचीन कपिशा था वो काफिरिस्तान हो गया, यानी हिंदू कुश से लेकर के काबुल तक का क्षेत्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राचीन कपिशा। प्राचीन कपिशा, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग काउंट करेंगे हिंदू कुश से लेकर के हिंदू कुश टू काबुल तक का क्षेत्र। कहां तक का क्षेत्र? हिंदू कुश से लेकर के काबुल तक का जो क्षेत्र है वो काफिरिस्तान कहलाता है। आज की डेट में पाकिस्तान के जो जिले हैं, जिसमें राजौरी और हजारा जो जिले हैं, उनके जो भाग हैं वो क्या मिलेंगे? कंबोज को टच करते हुए मिलेंगे। राजौरी और हजारा जिले ये कहां पर हैं? ये दोनों जिले हैं पाकिस्तान में। ये कंबोज को टच करते हैं। कहां पर हैं ये जिले? पाकिस्तान में हैं। ये दोनों ही जिले किसको टच करेंगे? कंबोज को टच करेंगे। अब सुनिएगा कहानी क्या थी, कि ये दोनों ही कंबोज के भूभाग हुआ करते थे। कौन कौन? राजौरी और हजारा। ये कंबोज के क्या हुआ करते थे? भाग हुआ करते थे। अब इनके बारे में एक डिटेल और समझिए आप।
यहां क्या था, प्रारंभ में यहां पर एक राजतंत्र हुआ करता था। कंबोज क्या था, प्रारंभ में राजतंत्र था। कंबोज प्रारंभ में क्या था, राजतंत्र था। कंबोज जो है प्रारंभ में राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन कौटिल्य के समय तक ये किसमें बदलाव हो गया था, गणराज्य में बदलाव हो गया था। ये किसमें बदल गया, गणराज्य में बदल गया। ठीक है, कौटिल्य के समय तक ये राजतंत्र किस में बदल गया, गणराज्य में बदल गया। कंबोज अच्छे से पढ़ना है, कंबोज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। कौटिल्य ने एक शब्द यूज किया था, वार्ता शास्त्रोपजीवी। वार्ता शास्त्रोपजीवी का अर्थ क्या होता है, अर्थात ऐसा संघ जो कृषि, पशुपालन या व्यापार वाणिज्य में संलग्न है, उसके द्वारा जो जीविकाएं चलाने वाले व्यक्ति हैं, उनको वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ कहा था। ठीक है, अब सुनिएगा कंबोज क्यों प्रसिद्ध था। ठीक है, पहली बात तो कंबोज पहली बात घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध था, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और इस कंबोज की राजधानी आपको पता है राजपुरा या रागपुर हुआ करती थी। इसकी राजधानी क्या थी, राजपुरा या रागपुर क्या थी, इसकी राजधानी थी। अब इस क्षेत्र के लोगों के बारे में मैं क्या बता रहा हूं कि कौटिल्य ने यहां के लोगों को, कौटिल्य ने यहां के लोगों को, यहां अर्थात कंबोज के लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी, अब आपको एक चीज आनी चाहिए कि वार्ता शस्त्रोपजीवी शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो वार्ता शस्त्रोपजीवी का मतलब होता है तीन क्रियाएं, खेतीबाड़ी, व्यापार वाणिज्य और पशुपालन के माध्यम से अपनी जीविका चलाने वाले लोगों का जो समुदाय होता है उसको हम लोग वार्ता शस्त्रोपजीवी कहते हैं। तो कंबोज के निवासियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी अर्थात एक संघ जो कृषि, पशुपालन और व्यापार से क्या चलाता है, जीविका चलाता है। ठीक है, कौटिल्य ने यहां पर क्या किया है, कंबोज के निवासियों के ऐसा माना है। राजपुर जो शब्द है ये मैंने जो बताया था आपको, लिखा गया यहां पे राजपुर, इसी राजपुर को हाटक के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इसको क्या कहते हैं, हाटक भी कहते हैं राजपुर को। और कंबोज किस लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, रमन कंबोज, अरे वाह वेरी गुड, हाँ कंबोज की बात चल रही है, मेरी जाति इस क्षेत्र से ही संबंधित है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये क्या था, ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। अब हमने हमारे ऑप्शंस में चार चीजें थी, कंबोज के अलावा अवंती, कुरु और गांधार, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, अवंती, कुरु और गांधार की बात करें तो अवंती कहां था भैया, अवंती पश्चिमी व मध्य मालवा में स्थित था। अवंती जो है वह पश्चिमी व मध्य मालवा में स्थित था। कहां पर स्थित था अवंती, पश्चिमी और मध्य मालवा में। ठीक है, अवंती की दो राजधानियां थी, अवंती की राजधानियां कितनी थी, दो हुआ करती थी। ठीक है, अब इस महाजनपद की जो उत्तरी राजधानी थी और एक कौन सी थी, दक्षिणी राजधानी, एक तो उत्तरी अवंती की राजधानी हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, दक्षिणी अवंती की राजधानी, दो राजधानियां थी। अब उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी, ठीक है, वो उज्जैनी हुआ करती थी और दक्षिणी वाली जो राजधानी हुआ करती थी वो माहिष्मती हुआ करती थी। बाहुबली की मूवी देखी होगी, वो वाली माहिष्मती। ठीक है, माहिष्मती हुआ करती थी। अब इसके अलावा यहाँ के जो शासक थे उनकी बात करें तो राजा चंड प्रदोत, कौन थे, राजा कौन थे यहाँ के,
चंड प्रदूत। यही राजा चंड प्रदूत के संबंध थे किससे? बिंदुसार थे। मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए किसके साथ में? बिंबिसार के साथ में। क्यों हुए थे? क्योंकि बिंबिसार ने इनके लिए क्या भेजा था? अपने राज्य वैद्य को पांडु रोग का इलाज करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो ये चंड प्रदूत हो गया, अवंती हो गया। फिर हम बात करते हैं कुरु महाजनपद की। एक महाजनपद अपने क्वेश्चंस में क्या है? कुरु। महाजनपद भी पढ़ने हैं। एक महाजनपद अपने पास कुरु है। देखिए ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन में आपके कुरु भी है। अवंती की बात हो गई, कुरु और गांधार पे थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेके चलेंगे। कुरु क्या था? ये महाजनपद मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर में स्थित था। कहां पर? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, इन तीनों जगहों से मिलकर के क्या बन रहा है? कुरु महाजनपद बन रहा है। इनसे मिलकर बना हुआ था। ये वाला क्षेत्र हुआ करता था कुरु महाजनपद के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें इसकी राजधानी की बात करें तो इंद्रप्रस्थी जो दिल्ली में दिखाई देती है और जो महाभारत कालीन है। ठीक है, इसकी राजधानी पर बात करें तो राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थी। ठीक है, और कुरु जो है वो महाभारत कालीन क्या दिखाता है आपको? हस्तिनापुर जो राज्य था वो इसी के अंतर्गत आता है। महाभारत कालीन हस्तिनापुर इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए एक बच गया अपने पास क्या? गांधार। गांधार कहां था? भारत के उत्तर भाग में, यानी कि गांधार प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में था। गांधार प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में था। गांधार की जो राजधानी थी वो क्या हुआ करती थी? जिसे आप लोग तक्षशिला कहते हैं। गांधार को अगर वर्तमान से जोड़ करके देखेंगे तो पाकिस्तान का जो पेशावर और रावलपिंडी जिले हैं जो कश्मीर घाटी में, वो है। और इसको उत्तरापथ भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? इसकी गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला क्या हो गई? राजधानी। ठीक है, और ये क्या था? कश्मीर घाटी में, वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिले। पेशावर और रावलपिंडी वाला क्षेत्र हो जाएगा गांधार के लिए। और इस गांधार को हम लोग उत्तरापथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उत्तरापथ की बातें कर लें। ये आपका इंडिया का मैप है, यहां पे पाटलिपुत्र हो गया। तो इस तरीके से एक मार्ग पाटलिपुत्र से और यहां पर इस गांधार तक जा रहा था। ठीक है, इसी मार्ग को नाम दिया गया था उत्तरापथ। ठीक है, तो इसको उत्तरापथ भी कहते थे। यहां से एक मार्ग इधर साकेत की तरफ भी गया था, अयोध्या जिसको कहते थे। फिर ये मथुरा, यहां पर स्टॉपेज पड़ेगा। मथुरा से एक मार्ग जो है वो अवंती के लिए भी जाता था। और यहां से फिर ये जो बड़ौच और ये बंदरगाह थे, इनके लिए भी एक मार्ग जाता था। ये पूरा किसकी संरचना थी? उत्तरापथ की संरचना हुआ करती थी इस तरीके से जाकर के। ये क्वेश्चंस भी पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ओट्टुकुन ओट्टुकुट्टुन, ये तो पढ़ना ही बड़ा दिक्कत होता। ओट्टककुट्टुन ने निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में नहीं लिखा है? राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय, विक्रम चोल और कुलोत्तुंग प्रथम। तो ये किसके बारे में? राजराज प्रथम के बारे में नहीं लिखता है। किसके बारे में नहीं लिखता है? राजराज प्रथम के बारे में नहीं लिखता है। अब क्योंकि इस क्लास में वो ऑप्शंस या वो सिचुएशंस मुझे नहीं लगती कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। इसको बस ये प्रश्न है, ये विकल्प थे, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, ऐसे चलने दें, सही रहेगा ना।
या मैं पूछूं कि बताओ आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करेंगे, फिर टाइम वेस्ट होगा, तो सेंस नहीं है कोई। इसलिए आपको ज्यादा चीजें क्या है एक्सप्लेन के माध्यम से समझनी है। ये क्लासेस परीक्षा से पहले, एग्जाम देने से पहले रिवीजन के बहुत काम आती हैं। आप थोड़ा स्पीड बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, इनको देख करके अपना परीक्षा में जा सकते हैं, परीक्षा देने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, यस। तो देखिए यहां पे बात करेंगे किसकी, तो इसने क्या है, ओट्टुकुट्टुन की बात कर रहा हूं, राजराज प्रथम के बारे में नहीं लिखा है। ये जो व्यक्ति था ओट्टुकुट्टुकुन, ये जो व्यक्ति था वो क्या था, तमिल साहित्य का प्रसिद्ध साहित्यकार है। ये तमिल का प्रसिद्ध साहित्यकार था। क्या हुआ करता था ये व्यक्ति तमिल का प्रसिद्ध साहित्यकार था, जो चोलों के राज्य में संरक्षित था। ठीक है, किनके राज्य में संरक्षित था, चोलों के राज्य में संरक्षित था। चोल राज्य में संरक्षित हुआ करता था। इनके साथ में दो तीन नाम और मिलते हैं, एक तो था ओटकुट्टवन, एक व्यक्ति था इसमें कंबन, और एक व्यक्ति और था जिसको कहते हैं पुगलेनिध। क्या नाम था, पुगलेनिध। दोस्तों इन तीन व्यक्तियों को मिलाकर के एक टाइटल दिया गया था, क्या, इनको त्रिरत्न कहा गया है। इनको क्या कहा गया है, त्रिरत्न कहा गया है। किसका त्रिरत्न कहा गया इनको, तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाएगा। लिखिए फटाफट। तो ये तीनों नाम याद रखने, मैं ज्यादा नहीं रिपीट करूंगा क्योंकि स्लिप होता है नाम। ओटकुट्टवन, वन नहीं, ओडकुट्टुकुन और कम्मन और पुगलेनिध, ये त्रिरत्न थे तमिल साहित्य के। ठीक है, अब संगम साहित्य जो आपको पता है कि लगभग 100 से लेकर के 250 ईस्वी के बीच का जो संगम साहित्य हमें मिलता है, उस संगम साहित्य से हमें सबसे पहले क्या मिलता है, जो चोल शासकों में राजा करिकाल हुए थे उनके बारे में डिटेल मिलती है। तो संगम साहित्य की अगर बातें करते हैं, और संगम साहित्य में भी अप्रोक्स हम लोग 100 से लेकर के 250 बीसी तक की बातें करें, तो यहां पे क्या था, हमें इस साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है, किसकी, चोल राजा करिकाल के बारे में। ठीक है, संगम काल से आपको क्वेश्चंस आएगा जरूर, मुझे पढ़ाना बाकी है, अभी यूट्यूब पर जल्दी में शुरू कर लेते हैं, यहीं से कवर करना है एक बार संगम काल आपको, फिलहाल जो परीक्षाएं देने जाएंगे यूट्यूब की क्लासेस से। जैसा मुझे एप्लीकेशन में पढ़ाना है वैसा बढ़िया यहाँ पे पढ़ा दूंगा मैं 5-10 दिन में आराम से। ठीक है, रात को 9 बजे वाली जो क्लास चलती है उसमें करवा देंगे उसको, या मॉर्निंग में आपकी ये सुबह 9 बजे अब स्टार्ट की है क्लास यूट्यूब पे, यहीं से आप फिलहाल नोट्स बना लेना। फिर जब अपना इस बार एंसेंट लाइव होगा एप्लीकेशन पे, तो उसमें अपन इसको साथ साथ ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक व्यक्ति और था जिसका नाम था जय गोंडार। ठीक है, तो जय गोंडार ने कलिंग तुमरणी, क्या लिखा था, कलिंग तुमरणी लिखा था, ये ग्रंथ था। तो इनका ध्यान रखना, जय गोंडार। कौन सा ग्रंथ है, जय गोंडार कृत एक ग्रंथ है। कृत का मतलब क्या हो गया, लिखा हुआ। और ओटकुट्टुवन की जो एक ग्रंथ है वो है उलाय विक्रम चोल। ठीक है, ओटकुट्टुवन ने क्या लिखा है, उलाय विक्रम चोल। और इसके अलावा एक व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करेंगे, कुलोतुंग द्वितीय। ठीक है, कुलोतुंग द्वितीय, और कुलोतुंग द्वितीय के बारे अलावा एक राजराज द्वितीय भी था। ठीक है, कुलोतुंग द्वितीय और एक व्यक्ति था कौन, राजराज द्वितीय।
क्यों कॉल करते हो बार बार तुम लोग इसमें एप्लीकेशन पे? किसको बात करनी है मुझसे बताओ? हाँ, अच्छा लगता है कि मुझे डिस्टर्ब करते रहते हो? किसको समस्या आती है ये बताओ? टच मत किया करो उसको। तो ये जो ग्रंथ है ओटकुटुबुन का उलाय विक्रम चोल और जयगोंडार का कलिंग तुर्मणी, ये करिकाल के रिलेटेड भी है और कुलोत्तुंग द्वितीय और राजराज द्वितीय से रिलेटेड भी है, यानी इनसे संबंधित है। ये श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है, जीवन चरित ग्रंथ है, ठीक है। और एक ग्रंथ ऐसा और दिखाई देता है जिसको पेरिय पुराणम कहते हैं, ठीक है। वो सैकलिकार ने लिखा था। पेरिय पुराणम किसने लिखा था? सैकलिकार के नाम के व्यक्ति ने, सैकलिकार ने लिखा था पेरिय पुराणम। इस ग्रंथ से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है, पेरिय पुराणम के नाम माध्यम से। बुद्ध मित्रम के द्वारा एक रचित व्याकरण ग्रंथ था। बुद्ध मित्रम नाम का एक व्यक्ति और था। बाबा अंबेडकर से भी PYQ है, वो तो आएगा सब जगह से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पेरिय पुराणम था सेक्युलर के द्वारा लिखित, और एक व्यक्ति था बुद्ध मित्रम, उसने वीर सोलियम लिखा था, ठीक है। बुद्ध मित्रम, इसने क्या लिखा था? वीर सोलियम। ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक जगह लिख लेना आप लोग। हालांकि मैं एक जगह कराऊंगा, किताबों वाला सेशन आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो ये वीर सोलियम, ये सब के सब जो ग्रंथ हैं वो चोल इतिहास से संबंधित साहित्यिक स्रोतों में काउंट होते हैं, जो मैंने आपको लिखाए। जयगोंडार का कलिंग तुमरनी, ओटकुट्टून का उलाय विक्रम चोल, सैकलीवर का पेरिय पुराणम और बुद्ध मित्रम का वीर शैलियम, ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं वो किससे रिलेटेड है? ये तमिल साहित्य में या चोल साहित्य में या चोल इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के तहत काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, उस अभिलेख का नाम बताइए जो पूजा शिला प्रकार की रचना निर्माण से संबंधित है। जो पूजा शिला प्रकार की रचना निर्माण से संबंधित है। राधे राधे भाई, नमस्कार। अजय शर्मा जी नमस्कार, राधे राधे। बताइए भैया कौन सा होगा ये? तो देखिए, इसके लिए बात करते हैं, जब उस अभिलेख का लिखा है तो एक घोसुंडी अभिलेख आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? घोसुंडी अभिलेख। अब अपन थोड़ा थोड़ा सा इनको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। घोसुंडी अभिलेख जो है वो पूजा शिला प्रकार की रचना है। अब देखिए, ये जो था ये कहां का था? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का, सेकंड BC का ये अभिलेख है, ठीक है। संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का अभिलेख है। संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि का अभिलेख है। मिला कहां से है? राजस्थान से। और राजस्थान में कहां से मिला है? ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास से प्राप्त हुआ है। हाथीबाड़ा गोसुंडी अभिलेख कहते हैं इसको पूरे तरीके से। राजस्थान के चित्तौड़ के पास से प्राप्त हुआ है। पूरा नाम क्या है? हाथीबाड़ा गोसुंडी अभिलेख। हाथीबाड़ा गोसुंडी अभिलेख, इसका क्या हो गया? पूरा का पूरा नाम हो गया। अब सुनिएगा, इसके बाद ये ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? कि ये ब्राह्मी लिपि के साथ में संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है।
ठीक है भाई, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा के साथ में इसको क्या मानते हैं, प्राचीनतम अभिलेख मानते हैं। इसमें क्या था, भागवत धर्म के प्रचार और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें भागवत धर्म के प्रचार की जानकारी मिलती है तथा अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इस अभिलेख में जो बातें आई हैं वो क्या आई हैं, एक गजवंश हुआ करता था। कौन सा वंश हुआ करता था, गजवंश। गजवंश का एक राजा था सर्वतात शासक। ठीक है, क्या था, सर्वतात नाम का शासक था। उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ और विष्णु मंदिर जो यहां पर हुआ करता था उसकी 4 दीवारी बनवाई गई थी और पूजा शिला खंड बनवाने का उल्लेख मिला था। तो कौन सा राजा था, गजवंश का राजा था। गजवंश के राजा के बारे में बात करें तो राजा का नाम था सर्वतात। सर्वतात के द्वारा यहां पे क्या किया गया, इसने पूजा शिलाखंड का निर्माण करवाया और इसके अलावा इसने क्या करवाया, मंदिर की 4 दीवारी करवाई। क्या नाम था, सर्वतात। और इसके अलावा इसने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ भी करवाया हुआ था। किसके द्वारा, सर्वतात के द्वारा। इसके द्वारा इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। पता है आपको, जब मैं इस क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं, यस, भागवत धर्म के साक्ष्य की बात नहीं पूछ रहा है आपसे। तो आपका प्रश्न ये थोड़ी है कि भागवत धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य है। मैंने आपको कब लिखा कि यहाँ पे भागवत धर्म के प्रचार और अश्वमेध यज्ञ का वर्णन देता है। वो हेलियोडोरस का बेसनगर वाला तक्षशिला के जहां से शासक एंटियालकीड्स वाला जो कॉन्सेप्ट था वही है भागवत धर्म का। तो इसमें कहां लिखा हुआ है अजय शर्मा, आप बताइए पढ़ करके इसको ढंग से, कहां लिखा हुआ है इसमें कि भागवत धर्म का पहला प्रचार प्राचीनतम। मैं आपको ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा के प्राचीनतम अभिलेख के तौर पर इसको पॉइंटेड कर रहा हूं, इसको समझिएगा। ठीक है, दूसरा हमारे क्वेश्चन पे जब हम बातें करेंगे तो हाथी गुम्फा अभिलेख, हलमिदी अभिलेख और नानाघाट अभिलेख भी हमारे पास हैं। तो अब हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में अगर थोड़ी सी बातें करने का प्रयास करें। ठीक है, तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर है, हाथी गुम्फा अभिलेख है भुवनेश्वर की उदयगिरी की पहाड़ियों में। भुवनेश्वर में उदयगिरी की जो पहाड़ियां हैं। अजय शर्मा डाउट दूर हुआ नहीं हुआ, उदयगिरी की जो पहाड़ियां हैं भुवनेश्वर में वो जो है, यस, उदयगिरी की पहाड़ियों में। और इस उदयगिरी की पहाड़ी पर भी कलिंग राजा जो खारवेल था उसके द्वारा इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। किसके द्वारा, कलिंग राजा खारवेल के द्वारा। सही चल रही है कि ये क्लास, क्या फीडबैक है आप लोगों का इसके प्रति बताइए फटाफट से जल्दी कमेंट करके। ये क्लास किस लेवल पे चल रही है, सही चल रही है ना। इसमें क्या है, इसका लेखन हुआ है प्राकृत भाषा में। और इसमें लिपि ब्राह्मी है और इसमें 17 पंक्तियों का एक लेख है। क्या मिलता है इसमें, इसमें 17 पंक्तियों का एक लेख मिलता है। यस, वेरी गुड। ठीक है, 17 पंक्तियों का क्या मिलता है, एक लेख मिलता है। 17 पंक्तियों का लेख मिलता है। प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, 17 पंक्तियों का लेख, भुवनेश्वर, उदयगिरी की पहाड़ियां, कलिंग राजा खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण, हाथी गुम्फा अभिलेख। क्योंकि अपन 4 ऑप्शंस को नहीं, अब बेटा मैं थोड़ा अगर जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा प्रिया तो फिर सारा कुछ निकल जाएगा। टाइम बहुत कम है इसलिए थोड़ा सा मुझे स्पीड में लेके चलना है। बस अब मैं धीरे धीरे स्लोली स्लोली लगा रहूंगा। तो अभी क्या, दूसरा एक फर्क और पड़ता है, अभी बैटरी चार्ज है ना पूरे तरीके से।
भाई बैटरी चार्ज है, अभी बैटरी क्या है डल हो जाएगी, कब 2-2:30 बजे तक आप बैटरी का पूरा पावर बैकअप खत्म हो जाएगा। तो देखो मध्यकालीन वाली इतिहास कैसे होती है, धीरे 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 होती है, नहीं होती है। अभी इसके बाद यूट्यूब पे भी मतलब पूरे जोश में पढ़ाना पड़ता है। 9 बजे यूट्यूब पे मिल रहे हैं ना आज, उत्खनन की विधियां पढ़ाएंगे। आप प्राचीन भारत में नोट्स ऐड कर सकते हो उस टॉपिक के, बहुत गजब से चलेगा वो, ठीक है ना। ये 2023 का पेपर है, 100 क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें, आपको यकीन नहीं होगा मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए। ये 100 क्वेश्चन है, इसमें ये 100 क्वेश्चंस के मैंने कल जो पढ़ाए थे ना वो सब एज इट इज लिखता जा रहा हूं, और ये पीडीएफ में सेव करता जा रहा हूं। जिस दिन इसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा ना, जिस दिन इसमें 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा उस दिन ये पीडीएफ एप्लीकेशन में अपलोड की जाएगी। फ्री नहीं है, टेलीग्राम पे नहीं डालेंगे इसको, इसको एप्लीकेशन में पेड बच्चों के लिए ही अपलोड करेंगे। कब? जब पूरे 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक एक पेपर की पीडीएफ लेंगे, या 1000 पीडीएफ इकट्ठी करनी है आपको, बताओ, फिर मुझे भी दिक्कत होती है ना उनको ढूंढने में। इतनी एनर्जी क्या खाते हो? कुछ नहीं खाता आजकल तो, मतलब बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है घर पड़े पड़े, तो वो हर्बल न्यूट्रीलाइफ के प्रोडक्ट्स खा रहा हूँ वेट घटाने के लिए। खाना भी नहीं खा रहा आजकल तो, वो दवाइयों पे जिंदा हूँ। ठीक है, मतलब जो है कि 2 रोटियां खाता हूँ दिन में बस, छोटी छोटी सी। अब उसी से ये एनर्जी है। इस एनर्जी के लिए क्या होता है पता है, आज क्लास में देख रहा हूँ सामने 45 बच्चा मुझे लाइव देख रहा है। अगर इस जगह 450 बच्चा लाइव हो रहा होता ना, तो मेरी जो एनर्जी है ना वो दोगुना काम करती। समझ रहे हो? आप लोगों की उपस्थिति मेरी एनर्जी होती है, प्रीति ने बताया। अभी मुझे पता होता कि इस क्लास में 10 बच्चे मुझे देख रहे हैं तो मैं भी सो जाता। आपने मेरी अनअकैडमी की क्लासेस देखी होगी, कल 50 बच्चे थे तो मैंने पूरी क्लास में क्या है अवेयर होके काम किया था आपके साथ में। लेकिन क्या हुआ था कि उससे पहले मैं क्या कर रहा था, अनअकैडमी पे आप आते थे, मैं ठीक है टिक 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 मार रहा था मैं। तो ये तरीके की चीजें हुआ करती थी। ये क्लासेस अभी कंटेंट में डालेंगे, कोई बात नहीं, 5 दिन की डेमो है। 5 दिन में जिन जिन को ये कोर्स इस प्राइस पे लेना है वो ले लेंगे। 5 दिन के बाद अपन इसका चेंज करेंगे, फीस बढ़ाएंगे, स्पष्ट है, क्लियर है। जिसको इस रेट में लेना है वो ले लेगा। ठीक है, तो इसमें 17 पंक्तियों का एक लेख मिलता है। फिर बात करते हैं आपके नानाघाट अभिलेख पे, ऑप्शन में वो भी था आपके पास। थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू इन पे चलना चाहिए। नानाघाट अभिलेख की बातें करें तो नानाघाट अभिलेख कहाँ है? ये कोंकण तट और दक्कन पठार में स्थित है। कहां पर है? ये कोंकण के तट पर, दक्कन के पठार, कोंकण तट और दक्कन पठार में स्थित है। ठीक है, नानाघाट जो अभिलेख है वो सातवाहन शासकों का अभिलेख है। ठीक है ना, गौमती पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो सातवां युगीन जो शासक था सतकर्णी प्रथम, उसकी पत्नी ने इसको उत्पन्न करवाया था, मतलब उत्कीर्ण करवाया था इसको। सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की पत्नी ने उल्लेखित करवाया था। अभी अपन वो पढ़ेंगे ना जो YouTube पे एक टॉपिक ऐतिहासिक स्रोत, उसमें मैं ये सारे के सारे आपको क्लियर पढ़ा दूंगा बहुत डिटेल में। मैंने वो ऐतिहासिक स्रोत बनाए, उसकी 75 पेजेस की पीडीएफ है। जब अनअकैडमी में 2020 में पढ़ाना शुरू किया था नेट के बच्चों को, तब उनके लिए वो पीडीएफ बनाई थी, मुझे मिल गई थी वो पीडीएफ। ये 1 TB की हार्ड डिस्क है एक पूरी, इसमें लाखों पीडीएफ है। क्योंकि अनअकैडमी पे 3 साल पीडीएफ से ही पढ़ा है इतिहास की। लेकिन मेरी मूर्खता क्या थी, उन पीडीएफ पे मैंने नाम नहीं डाले कभी भी। मैं रोज के रोज काम करता गया, अच्छा अच्छा मैटर बनाता गया और उसको पढ़ाता चला गया। अब इस समुद्र में से मेरे को 3 घंटे लगते हैं ढूंढने में, इसलिए मैं उसको ना ढूंढ करके आपको पढ़ाने पर ही मैं क्या करता हूँ, काम करने वाला मतलब काम कर लेता हूँ। हाँ, सातवान पढ़ा दिए ना, प्राचीन भारत में हो गया है मानसी सातवान, तो ये कराया था इसने। और फिर एक अभिलेख और है दोस्तों जो हलमिदी अभिलेख है। ठीक है, हाँ उसको पेड वाली क्लास में डालेंगे, ये अच्छा बताया आपने, उस पूरी क्लास पीडीएफ को डालेंगे। तो हलमिदी अभिलेख,
हलमिदी अभिलेख क्या है? देखो ये नया पढ़ रहे हो आप लोग। हलमिदी अभिलेख आपके नोट्सों में ऐड हो जाना चाहिए। कर्नाटक में स्थित है, 450 ईस्वी का अभिलेख है, जिसमें 16 रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, कहां पर है? कर्नाटक में। (450) ईस्वी का अभिलेख है, इसमें 16 रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं। कितनी रेखाएं प्रदर्शित की हैं? 16 रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं, जो ये समझाती हैं, ये 16 रेखाएं क्या समझाती हैं कि उस टाइम पर 450 एडी में कर्नाटक में, अर्थात कन्नड़ प्रशासन की भाषा के रूप में इनका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये 16 रेखाओं को, ठीक है, कन्नड़ प्रशासन की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये 4 आपके अभिलेख थे पूरे। आज का सेशन यही रखते हैं, 9 बज चुके हैं, यूट्यूब पे मुलाकात करते हैं। कल वापस सुबह 8 बजे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास ये आएगा, चर्या पिटक, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? कल पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन। ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 9 बजे यूट्यूब पे आइएगा सब लोग।